प्रिय छात्रों, इसके पहले वाले क्लास में मैस्टिगोमाइकोटिना से होने वाले रोग चिन्हों के बारे में मैं बता रहा था। अब इस क्लास में मैं आपको एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स किस किस तरह के रोग चिन्ह उत्पन्न करते हैं उसको मैं बताऊंगा। ये रोग चिन्ह हैं ब्लाइट, स्कैब, राइस ब्लास्ट, एरगॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, विल्ट, लीफ स्पॉट। यही सिम्टम ड्यूट्रोमाइकोटिना फंजाई इम्परफेक्टाई के द्वारा भी उत्पन्न किए जाते हैं। बेसिडियोमाइकोटिना के मेंबर्स केवल रस्ट और स्मट्स पैदा करते हैं। बैक्टीरियल डिसीजेज में राट उत्पन्न होता है, ब्लाइट उत्पन्न होता है, स्टंटिंग होता है, येलोइंग होता है, विल्टिंग होता है, सॉफ्ट राट होता है और क्राउन गॉल इत्यादि रोग चिन्ह होते हैं। वायरसेस के द्वारा मोज़ेक, बंची टॉप, गॉल्स, येलोइंग ये सब सिम्टम्स होते हैं। इन सब सिम्टम्स के बारे में मैं किसी अगले वीडियो में जब सिम्टम आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल बताऊंगा। प्रिय छात्रों, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था रोग कारक कैसे पोषिता के पौधे के अंदर घुसता है। मेरा ख्याल है आपको याद होगा। घुसने के बाद ये पौधे को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं उसे मैं आपको बिंदुवार समझा रहा हूँ। नंबर 1, ये कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ होता है उसका उपयोग अपने लिए करने लगते हैं। नंबर 2, ये पोषिता के मेटाबॉलिज्म के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये बहुत तरह के एंजाइम्स पैदा करते हैं और जहर पैदा करते हैं जो कोशिका में जाने के बाद उसको प्रभावित करता है। कभी कभी तो ये कोशिका को मार डालता है, नेक्रोसिस हो जाती है, या और भी तमाम तरीक़ों से ये पोषिता के कार्य को प्रभावित करता है। तीसरे बिंदु पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये होस्ट प्लांट के पोषक तत्वों को लगातार लेते रहते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पौधा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, रोगी हो जाता है। चौथे बिंदु में कुछ रोग कारक जो पौधों में ट्रांसलोकेशन होता है। आप वनस्पति विज्ञान में पढ़े होंगे कि पौधे भूमि से खनिज, लवण और पानी लेते हैं, जिनका प्रयोग वो भोजन बनाने के काम में करते हैं। उनमें ये बाधा पहुंचाते हैं रोग कारक और वो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और पानी नहीं ले पाते हैं। चौथा बिंदु ये होता है कि जो पत्तियों में भोजन बनता है, इनके कारण वो उचित स्थान तक नहीं पहुंच पाता, जिसके वजह से पौधे बीमार हो जाते हैं। छात्रों, अभी मैं बता रहा था किस तरह से रोग कारक पौधों को प्रभावित करता है। इसमें कुछ और बिंदु हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे दे कैन सप्रेस द क्लोरोफिल कंटेंट। रोग कारक क्लोरोफिल को ही प्रभावित कर देते हैं और क्लोरोफिल में जो कंटेंट होते हैं उनका वो भक्षण कर जाते हैं, जिससे पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। दूसरा पॉइंट है दे कैन रिड्यूस द लीफ एरिया। बीमारी के फलस्वरूप पत्तियां छोटी हो जाती हैं या पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं, जिससे कि लीफ लेमिना की एरिया कम हो जाती है। और जब लीफ लेमिना की एरिया कम हो जाती है, जिसे हम पर्णफलक भी कहते हैं, जब वो छोटा हो जाता है, उसकी एरिया कम हो जाती है, तो
फोटोसिंथेसिस की क्रिया कम होती है, पौधे कम भोजन बना पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन कर्व द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर थ्रू द स्टेम। आप जानते हैं, अभी मैं पहले भी बताया हूँ कि पौधे भोजन अवशोषित करते हैं जड़ों से पानी और मिनरल मैटर के रूप में। उस घोल को ये बाधित कर देते हैं, पौधे के द्वारा वो ले नहीं पाते हैं पौधे। इस वजह से भी पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और बीमार जाते हैं। कभी कभी पानी लेने में, जो पानी लेने की क्षमता होती है पौधे की, वो कम हो जाती है, जड़ों से पानी नहीं ले पाते हैं, इससे भी पौधे प्रभावित होते हैं। फोटोसिंथेसिस से बने पदार्थों को ये विभिन्न जगहों पर नहीं भेज पाते हैं और पत्तियों से उसे दूर कर देते हैं, इससे पत्तियां काम नहीं कर पाती हैं। फोटोसिंथेट आपको मैं समझा दूं, फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको फोटोसिंथेट कहते हैं, जिनका उपयोग पौधा करता है। कभी कभी ये ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो ख़राब होता है, वो फोटोसिंथेसिस से मिला पदार्थ दूसरे कार्यों में खर्च हो जाता है, जैसे गाल्स वगैरह बन जाते हैं, इनेशन हो जाता है। इस तरह से रोग कारक पौधे को प्रभावित करता है। प्रिय छात्रों, अभी मैं बता रहा था कि रोग कारक कैसे पौधे को प्रभावित करता है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बीमारी का महत्व क्या है। बीमारी का महत्व हानिकर होता है, लाभकर तो होता नहीं है। तो इन बीमारियों से यदि बहुत अधिक हानि नहीं होती तो प्लांट पैथोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इन बीमारियों से उपज में काफ़ी कमी हो जाती है। अब इसको जानने के लिए आपको मैं संक्षेप में कुछ इतिहास में आपको ले जाऊंगा। आप आज भी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बीमारी पढ़ते हैं, आलू का पछेता अंगमारी, और आप देखते हैं कि 2 ही 1 दिन में जब मौसम अनुकूल रहता है तो बड़े स्तर पर आलू के पौधे झुलस जाते हैं और उपज कम होती है। इसी प्रकार लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बीमारी 1841 से 51 तक आयरिश में लगी, और इस बीमारी से इतना अधिक नुकसान हुआ कि लोग अपना देश छोड़ के जाने को बाध्य हो गए, भोजन की कमी हो गई। उस समय आलू जो है आयरिश में स्टेपल फूड था, मतलब जैसे आजकल हमारे यहाँ या अधिकांश जगह पर गेहूं और चावल मुख्य भोजन होता है, वैसे ही उस समय आयरिश में आलू ही मुख्य भोजन था, कोई वहाँ सीरियल नहीं होता था। और आलू की फसल इतनी कमज़ोर हो गई, ख़राब हो गई इस बीमारी के कारण कि लोग आयरिश छोड़ करके दूसरे देशों में भागना शुरू कर दिए और सीरियल्स, खाद्यान्नों का उत्पादन करना शुरू कर दिए। छात्रों, अपने देश में 1942 में बंगाल फेमिन मशहूर है उस वर्ष का। इस बीमारी को ब्राउन स्पॉट ऑफ पैडी कहते हैं, जिसका बाइपोलरिस अथवा हेलमिंथस्पोरियम ओराइजी नाम है। बाइपोलरिस हेलमिंथस्पोरियम ओराइजी इसका नाम है। और इस बीमारी से इतना नुकसान हुआ, आप जानते हैं कि बंगाल में चावल ही लोग ज़्यादा खाते हैं और इस बीमारी की वजह से वहाँ की फसल पूर्णतया नष्ट हो गई, भूखमरी फैल गई। तो आपको बीमारियों का महत्व अब कुछ समझ में आ रहा होगा। कॉफ़ी रस्ट 1867 में ये 2 देश भारतवर्ष और श्रीलंका में काफ़ी पैदा होती है और इस पर रस्ट की बीमारी लगी।
इसका रोग कारक है हेमेलिया वास्टैट्रिक्स, ये इसका रोग कारक है। और इस बीमारी की वजह से काफ़ी की काफ़ी उपज कम हो गई, जिससे लंका को बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा मिलता था, वहाँ विदेशी मुद्रा की कमी हो गई। ये बीमारी इतना प्रभावी रहा। इसके बाद आप लोग पढ़े होंगे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन। ये इस बीमारी के कारण ही बोर्डो मिक्सचर का इजाद हुआ था, मिलार्डट साहब ने किया था। ये बीमारी फ्रांस में महामारी के रूप में लगी। और आप जानते हैं कि यूरोपीय देशों में वाइन इंडस्ट्री बहुत विकसित बहुत पहले से है, और वाइन के लिए अंगूर एक कच्चा माल है, जैसे वहाँ वाइन बनाई जाती है। इन वर्ष जब ये महामारी लगी थी, उस समय वाइन इंडस्ट्री फ्रांस में बंद होने के कगार पर हो गई। इस बीमारी से इतना नुकसान हुआ। अब मैं दूसरी बीमारी बता रहा हूँ, आउटब्रेक ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट UG99 इन वीट। ये आप जानते हैं कि रोग कारकों में रेसेस होते हैं। तो अपने यहाँ जितनी भी वैरायटीज़ हैं उसमें आजकल ब्लैक रस्ट देखने को मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलता है। लेकिन अभी युगांडा में एक इस पक्सिनिया ग्रेविस का एक नया रेस उत्पन्न हो गया है, जिसको UG99 कहते हैं, और ये वहाँ महामारी के रूप में लग रही है, जिससे काफ़ी नुकसान है। मेरे यहाँ भी भय बना हुआ है कि यदि ये UG99 किसी तरह से मेरे देश में आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया, तो गेहूं के फसल को काफ़ी हानि पहुंचाएगा और महामारी उत्पन्न कर देगा। इसके बाद मैं आपको एक और बीमारी का नाम बता रहा हूं, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। आप जानते हैं, आपके कोर्स में भी होगा। ये 1963 में बिहार में महामारी के रूप में लगा, और बिहार में चावल के उपज को इसने काफ़ी कम कर दिया, और वहाँ अकाल की स्थिति हो गई। नेक्स्ट डिसीज़ एक और है जो अपने देश में तो नहीं लगती है, साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट। मक्के पर ये बीमारी लगती है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1970 में ये बीमारी महामारी के रूप में लगी। इसका रोग कारक बाइपोलरिस मेडिस है। अब मैं आपको संक्षेप में ये बताना चाहूँगा बीमारी कीड़े और खरपतवार से। कुल 36.5% का लॉस होता है उपज में। अब इस 36% में से आप समझिए 14.1% तो केवल बीमारी से नुकसान होता है, कीड़ों से 10.2% नुकसान होता है, और वीड से खरपतवारों से 12.2% नुकसान होता है। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बीमारी कितना नुकसान पहुंचाती है फसलों को, और इसी कारण इन बीमारियों का रोकथाम का उपाय हम लोगों को करना पड़ता है। प्रिय छात्रों, आप दो शब्द आता है पौध बीमारियों में, प्लांट डिसीज एंड प्लांट डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर शब्द जो है अजैविक कारणों से जो पौधों में लक्षण दिखते हैं उनको डिसऑर्डर कहा जाता है, और ये डिसऑर्डर इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी वातावरण की दशा और पोषक तत्वों की अधिकता या बहुत कमी के कारण पौधों में दिखाई पड़ती है, जैसे फिजियोलॉजिकल विल्ट। आप विल्ट ऑफ अरहर की बीमारी यदि पढ़े हों या अब आगे पढ़ेंगे तो अरहर में दो तरह की विल्टिंग होती है, फिजियोलॉजिकल विल्टिंग होती है और बायोलॉजिकल विल्टिंग होती है। यदि कोई अरहर का खेत है, बरसात के दिनों में आप यदि उधर जाएंगे खेतों की तरफ,
तो जिधर गड्ढा होता है, जिधर पानी लगा होता है, उधर के सारे पौधे सूखे हुए दिखाई पड़ते हैं। ये इसलिए होता है कि अधिक पानी की वजह से अरहर की जड़ें सड़ जाती हैं और फिर वो पौधे पानी नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण वो पौधे सूख जाते हैं। तो एक फिजियोलॉजिकल विल्टिंग इसको कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक वाटर लॉक्ड कंडीशन में ये विल्टिंग होती है, इसका कोई जैविक कारण नहीं होता है। वहीं अरहर में फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा भी बीमारी होती है, इनका पुराना नाम फ्यूजेरियम उडम भी है। तो इस तरह के रोगी पौधे पूरे खेत में बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं, पैचेज में दिखाई पड़ते हैं। उसमें भूमि के टोपोग्राफी का कोई मतलब नहीं है कि किधर ऊंचा है किधर नीचा है। तो ये फफूंद के द्वारा ये बीमारी होती है। तो अधिक नमी के कारण जो उकठा लगता है अरहर में, उसे फिजियोलॉजिकल विल्टिंग कहते हैं। इसके बाद आप देखे होंगे ख़ास तौर से मक्के में बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। गर्मी के दिनों में जो आप मक्का बोते हैं तो उसमें यदि बहुत तेज़ धूप होती है तो पत्ती के ऊपर जला हुआ निशान दिखाई पड़ता है, जिसको सन स्कैल्ड कहते हैं। मैं अभी आपको चित्र प्रेषित करूंगा। इसके बाद न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से भी तमाम बीमारियां होती हैं। जैसे एक बहुत ही मशहूर बीमारी है खैरा डिसीज़ ऑफ राइस, हेलो ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जैसे आप वो भंडारण में यदि आलू का स्टोर करते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है तो आलू के बीच में कैविटी बन जाती है। तो बहुत सारे लक्षण जो होते हैं ये दिखाई पड़ते हैं अजैविक कारणों से होने वाली। अभी आपको एक वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने ब्लैक टिप ऑफ मैंगो के बारे में बताया था। उसमें भी वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का होना और आम के फल में बोरान की कमी होना, उसकी वजह से ब्लैक टिप की बीमारी लगती है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। आशा है आप लोग इसे ठीक से समझ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, जिससे आपको अगला वीडियो में अधिक उत्साह से और अच्छा भेज सकूं। धन्यवाद।